अस्सलाम वालेकुम। इस क्लास में हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे फॉर दी वेब डेवलपमेंट। इसके अंदर इंक्लूड होगी HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो हम लाइन बाय लाइन HTML का कोड लिखेंगे, उसके अंदर हम फिर CSS अप्लाई करेंगे, फिर बाद में हम उसके अंदर जावास्क्रिप्ट अप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। लास्ट क्लास में हमने जावा स्क्रिप्ट की का कोई फंक्शन पे काम किया था। जावा स्क्रिप्ट का एक जी, हमने प्रोग्राम भी लिखा था जावा स्क्रिप्ट के ऊपर। अच्छा, आज एक और जावा स्क्रिप्ट पर दो एग्जाम्पल्स और करते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा पाइथन की तरफ जाएंगे। ठीक है। ठीक। तो ये है जावा स्क्रिप्ट का कोड, मैं आपको भेज रहा हूँ। ये आप अपने पास स्क्रीन शेयर कर लीजिएगा और ये अपने जी। पास रन करिएगा। ठीक है, ये मैं भेज रहा हूँ आपको। तो मैं यहाँ से स्क्रीन को बंद कर रहा हूँ, आप अपने पास स्क्रीन शेयर करें। डॉट एच टी एम एल डॉट एच टी एम एल लिख दें, बस डॉट एच टी एम एल। ठीक है, अब यहाँ पेस्ट कर दें कोड। सारा पूरा कॉपी करना था। जी हाँ, कंप्लीट कॉपी कर दें। ठीक है, आप चलाएं इसको। ओके। अच्छा, अब यहाँ से आप जो है फर्स्ट जो है वो एंटर योर नेम कर लें और सेलेक्ट बैकग्राउंड कलर। ये तो हमारा हमने ये चीज़ कर ली थी। ठीक है। जी, अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पे। ये तो हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में हमने ये काम इसका कोड लिखा था। अब हमने यहाँ पे एक और नई चीज़ ऐड करी है कि एक फ़ाइल यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। हम चाहते हैं कोई फ़ाइल हम यहाँ से सेलेक्ट करें और उस फाइल का हमारे पास आउटपुट मिले। ठीक है। अच्छा, इसमें हमने क्या कोडिंग करी, यहाँ पे आप आते हैं, इसी हमारी कोडिंग में सबसे टॉप पे आए। अच्छा देखें, सबसे जो हमने ये तो हमने सारी चीज़ें कल देख ली थी। ये हमने स्टाइल क्रिएट किया था और ये CSS बनी हुई है सारी की सारी। जी, ठीक है, आप नीचे आ दी हैं। इसमें जो जी। नई चीज़ है हम वो देखते हैं कि नया काम जो किया है इसमें। अच्छा, इसमें आ जाए। यहाँ टेबल है, यहाँ पे हमने एक टेबल क्रिएट किया। ठीक है, और उस टेबल में हमने बेसिकली क्या किया है, उस टेबल और नीचे आए, जिस ये यहाँ पे ये हमने क्या करें, ये फाइल रीडर है। ये फाइल रीडर क्या किया है हमने, बेसिकली क्या किया है, एक इनपुट लिया है, फाइल इनपुट लिया है कि एक बटन पे क्लिक करेंगे तो फाइल इनपुट, एक फाइल को हम इनपुट लेंगे। उस फाइल को इनपुट लेने के बाद हम स्क्रीन पे उस फाइल को डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, अभी पहले हम इसको डिस्प्ले कराते हैं, फिर इस कोड को समझते हैं, इस कोड में किया करा है क्या किया है। अच्छा, अब आप जहाँ पे ये अपने H1 की फाइल बनाई है ना, उसी पर्टिकुलर फोल्डर पे आ जाएं। ये H2 की फाइल आपने जहाँ बनाई है ना, वहाँ पे आ जाएं। H2 की फाइल जहाँ बनाई उस फ़ोल्डर में आ जाऊँ? जी, उस फोल्डर में आ जाएं। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करें, किसी भी जगह न्यू, जी न्यू करें, और न्यू इसके अंदर होगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है,
यहाँ पे लिखते हैं आप सैलरी लिखते हैं, सैलरी। सैलरी। ओके, इसको एंटर कर दें। अच्छा, इस पर डबल क्लिक करें, इसको नोटपैड में ओपन कर लें। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लिखें सैलरी। हम मुख्तलिफ पर्सन की सैलरी है वो एक फ़ाइल के अंदर लिखी हुई है, उसको फिर हम अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले कराएंगे। अच्छा, यहाँ पे लिख दें आमिर। ठीक है, आमिर लिखें। ठीक है, और यहाँ लिखा है कॉमा, और यहाँ लिखें 1500 लिख दें आप। और दूसरा कोई यूज़र, दूसरे कोई नाम लेते हैं, उसको भी कोई नंबर एंटर कर दें। ऐसे ही 10-15 5 लोगों के बारे में एंटर करते हैं। काफी है और भी करूँ? ठीक है। अच्छा, अब आप इसको सेव कर दें। इसको हम्म। बंद कर दें, बंद कर और बंद कर दें यहाँ से। ठीक है, अब आप आ जाएँ फाइल हमारे वहाँ पे, उसी प्रोग्राम पे आ जाएँ। ठीक है, इसको आप रन करें। अब यहाँ से चूज़ फाइल पे क्लिक करें, ये बटन पे क्लिक करें। अब यहाँ से हमें ये देखें, जिस पे क्लिक करते हैं आपसे एक पूछेगा कि आपकी फ़ाइल जो आप बनाई थी हमने, उस पर्टिकुलर फोल्डर पे जाके वहाँ से फ़ाइल सेलेक्ट कर लें। देखें, जैसे हमने फ़ाइल दी, इसने यहाँ पे मुझे इसका लाइन नंबर और ये है टेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया फाइल में। अच्छा, अभी हमने इसमें रखा प्रोग्राम में कि एक ही कॉलम को डिस्प्ले करेगा, मतलब कि अभी उसी का उसने खुद ही लाइन नंबर डिफाइन किया, और जो भी टेक्स्ट लिखा था उसमें, ओके, आमिर 1500, उमेर 3000, सारी की सारी हमने एक फ़ाइल को रीड करके डिस्प्ले करवा लिया, और ये डिस्प्ले हमने करवाया है टेबल फॉर्मेट के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब आप कोडिंग पे आ जाएं। पाइथन की कोड पे उसकी जो कोड है हमारा HTML कोड, उस पे आ जाएं। किस पे आऊँ मैं? कोड पे आ जाएं, कोड जो हमारा कोड है ना, उस पे आ जाएं। आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, एक मिनट, मेरे पास डिस्प्ले कुछ कह रहा हूँ, कोड पे आ जाएं, कोड पे आ गया। ठीक है, आवाज़ आ जी। रही है मेरी? ठीक हाँ जी। है, ओके। अच्छा, अब आप यहाँ से देखें, हमने इसमें किया ये, हमने एक सबसे पहले हमने डॉक्यूमेंट पे क्या किया, फाइल इनपुट का ये एक हमारा बटन है, इसके ऐड इवेंट पे चेंज इवेंट के ऊपर एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, कि इसके चेंज इवेंट के ऊपर कोई इवेंट चेंज होगा तो इस पर एक फंक्शन कॉल हो रहा है। उसमें हमने क्या किया है कि एक फ़ाइल, क्या है, दिस डॉट फाइल, एक फ़ाइल को हमने इनपुट लिया है। ठीक है, इफ़ ये फाइल कहाँ रिटर्न, पे बता रहे, कौन सी लाइन पे? हाँ, लाइन नंबर 141। ठीक है। ठीक है, देखें यहाँ पे हमने क्या किया, दिस वॉज फाइल। अब क्या किया, ये दिस क्या चीज़ है, जो मेरा डॉक्यूमेंट है, फाइल इनपुट, फाइल इनपुट का जो मेरा ऑब्जेक्ट है, इसका वेरिएबल है फाइल। जो मैंने, आपने फाइल सेलेक्ट करती है वहाँ से ब्राउज पे, वो क्या करेगा, इस फाइल के वेरिएबल के अंदर उस फाइल का नाम यहाँ पे लेकर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर फाइल नॉट रिटर्न इक्वल्स टू नहीं है, इसमें एम्प्टी है, तो रिटर्न कर देगा। अगर नहीं है एम्प्टी, तो फिर इस फाइल को रीड करेगा। ठीक है, अगर फाइल आपने सेलेक्ट नहीं करी है तो ये आपको रिटर्न कर देगा एम्प्टी, और अगर आपने फाइल सेलेक्ट करी है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे
नीचे वाली वैल्यू में आ जाएगा 145 पे। एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं हम रीडर। अब ये वेरिएबल क्या कर रहा है, वो जो फाइल मैंने टेक्स्ट फाइल है ना, उस फाइल को रीड करने का एक वेरिएबल मैंने बनाया है कि मेरे फाइल को रीड करेगा। ठीक है, उसका मैंने कहा रीडर, फाइल रीडर। ये एक हार्ड बिल्ट इन फंक्शन है उसका जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, रीडर ऑन लोड एक फंक्शन लिया मैंने ई, फिर टेक्स्ट को लिया टारगेट और रिजल्ट, जो इसका रिजल्ट है वो मेरे टेक्स्ट के अंदर आ गया। ओके। अच्छा अब देखें लाइन को मैंने इसमें क्या किया, स्प्लिट फाइल इन न्यू लाइन। फाइल को मैंने न्यू लाइन में स्प्लिट किया। उसको इस तरीके से स्प्लिट किया, देखें हमारे पास नंबर लिखे आ रहे थे टेक्स्ट फाइल के अंदर, आपने लिखे थे जो भी नंबर लिखा था उसके बाद आपने कॉमा लगाया था। ठीक है, उसके बाद आपने कॉमा लगाया, उसने क्या किया, हर लाइन रीड करी उसने, और रीड कर देने के बाद उसने नेक्स्ट लाइन के ऊपर स्प्लिट कर दिया एंटर की के नहीं है, मतलब नेक्स्ट लाइन को ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। उसने यहाँ पे कर दिया कि स्प्लिट फाइल बाय दी न्यू लाइन, जो फाइल है उसको न्यू लाइन पे जितने भी वर्ड्स है न्यू लाइन के हिसाब से उसको इसको स्प्लिट करके दिखा रहा है, आपको दिखा रहा है। जब आप आउटपुट देख रही हैं तो आउटपुट में दिखा रहा है ना, हर कॉलम को अलग अलग दिखा रहा है, तो वैसे ही यही काम इस वेरिएबल के अंदर यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे टेबल क्या अ, किया, किस वेरिएबल, जी इस जी जी वेरिएबल। जी जी जी, ये स्प्लिट किया है हमने इसको लाइन पे, न्यू लाइन के लिए एक नई लाइन है, वो हमारा जो जितनी भी आउटपुट आ रहा है हर लाइन पे एक नई नई वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो उसने आपको नई लाइन पे डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे स्प्लिट कर रहा है, उस टेक्स्ट को स्प्लिट कर रहा है कि आप नई लाइन के लिए, लेकिन नई लाइन इसमें एंटर हो सके। ठीक है। ठीक। अच्छा अब यहाँ पे देखें इसमें आता है, इसमें कॉन्स्टेंट डिफाइन किया टेबल का। टेबल जो है एक जो जो फाइल टेबल है जिसमें आपने डिस्प्ले हो रहा है, उसका एक वेरिएबल डिफाइन किया इसने टेबल के नाम से। ठीक है, और टेबल के नाम से डिस्प्ले करने के बाद उसने टेबल डॉट इनर एचटीएमएल, उसने उस टेबल का जो प्रीवियस डेटा होगा ना उसको खाली किया, जिसमें आउटपुट लिखा हुआ है ना उसको खाली करने के लिए इसने टेबल डॉट इनर एचटीएमएल को उसने खाली कर दिया, ताकि उसमें कुछ भी अगर पहले से लिखा हुआ है तो उसको वो एम्प्टी कर देगा। अच्छा इसके बाद उस टेबल का इसने हेडर दिखाया, अगर आप वहाँ पे आउटपुट पे भी आ जाएं, जो आउटपुट है वहाँ पे दिखाएं, आउटपुट पे जाएं। रन करूं मैं या नहीं नहीं नहीं, ये। वो विंडो बंद कर दिया आपने, दो रन कर दें इसको दोबारा से। अच्छा विंडो दोबारा से वहाँ से खुली होगी ये, देखें अब इसमें हेडर डिफाइन के लाइन नंबर और टैक्स। हम्म। ठीक है, हम्म। और अब जो कोडिंग पे आए दोबारा से, कोडिंग पे हमने यही किया यहाँ पर, हमने यहाँ पर इसका हेडर डिफाइन किया, इधर का हेडर लाइन नंबर, और अब लाइन हम्म। नंबर इससे हमने ज़्यादा हमने पढ़ा था, ये हमें वही हेडर डिफाइन कर रहे हैं, ये ट्री हेडर हाँ जी। डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये ट्री सही। का हेडर डिफाइन हो रहा है। यहाँ पे अगर हम्म। आपने अपनी कोई वैल्यू डिफाइन करनी है हम वो भी चेंज, मतलब वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। तो ये जो वहाँ पे आ रहा है उसको चेंज करने का सिंटेक्स ये टेबल डॉट इनर एचटीएमएल, और वो इनर एचटीएमएल के अंदर यहाँ पे डिफाइन करेगा ये टीआर, और टीआर के अंदर ये हम्म। ट्री है, और इसका जो इसका हेडर है, हेडर के डिफाइन करने का ये सिंटेक्स होगा। ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ दो कॉलम है हमने डिफाइन करे। फिर हम आगे चलते हैं। अब हमने क्या किया, उस जो भी हमारा एरे है उसमें हम नई वैल्यू ऐड कर रहे हैं, नया नया कॉलम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आई इसी को जीरो। हम्म। ठीक है ना, मतलब आई इसको स्टार्ट किया जीरो, जीरो इंडेक्स से, और जब तक चलो, जब तक लाइन की लेंथ, मतलब जो आपकी लाइन की लेंथ, जितनी लाइन की लेंथ है ना उस वक्त तक आप इसको रन करते रहो। और आई प्लस प्लस, प्लस प्लस का मतलब ये, आई में ऑटोमेटिक एक वैल्यू को ऐड कर दो, प्लस प्लस का ये होता है कि एक वैल्यू उसमें खुद ही ऐड कर देगा, जी। जो ये लिखा है। ठीक है, फिर मैंने कॉन्स्टेंट डिफाइन किया रो, फिर रो डिफाइन करिए, फिर मैं ये टी आर, अब मैंने ऊपर डिफाइन किया था हेडर, अब इसका डेटा डिफाइन कर रहा हूँ टी डी। ठीक है, आई आ गया प्लस, और इसमें वन प्लस वन क्या कर रहा हूँ, अब आप देख रही हैं तो आपको आउटपुट देखने से पहले आ रहा है वन आ रहा है, फिर टू आ रहा है, फिर थ्री आ रहा है, लाइन थ्री इस तरीके से आ रहा है ना, सीक्वेंस आ रही है, जी। वो लाइन इस तरीके से आ रही है। आई में ठीक। प्लस वन कर रहा है। अब आई के अंदर शुरू वैल्यू होती है, इनिशियल वैल्यू जीरो है। ठीक है, अब आउटपुट पे आए जरा दोबारा से, आउटपुट पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, देखें वन आ रहा है, अब वन है, हम्म। अब क्या कर रहा है, जीरो प्लस वन कर दो, यहाँ पर वन आ जाएगा, और फिर आप दोबारा से वहीं आ जाए, कोड पे आ जाए। ठीक है, अब इसके बाद इसने क्या किया, लाइन,
लाइन का आई। लाइन का आई का मतलब ये लाइन के अंदर जो मेरी जो फाइल थी, जो मैंने रीड करी थी, वो मेरी लाइन के अंदर है। यहाँ पे देखें कोड नंबर 151 के अंदर, और जी, लाइन लाइन नंबर 151 पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था मैंने लाइंस के नाम से। इसके अंदर क्या किया था, जी, ठीक है, मैंने यही काम किया है कि उस पूरी फाइल को अपनी इस वेरिएबल के अंदर मैंने रीड कर लिया। अब वो इसमें रीड मतलब पेस्ट कर दिया। अब इस फाइल में पेस्ट कर देने के बाद मैं इसको रीड कर रहा हूँ कि इसके इंडेक्स जीरो के ऊपर जो लिखा होगा वो यहाँ पेस्ट कर देगा, वो यहाँ पे लिख देगा। ठीक, ठीक है, वही इस तरीके से ये चलता रहेगा। आप इंडेक्स जीरो, फिर इंडेक्स वन टू थ्री, इस तरीके से रीड करता रहेगा। और फिर इसके बाद टेबल की इनर एस्टिमल प्लस इक्वल्स टू रो। तो क्या करेगा, इसका मतलब ये होता है कि प्लस इक्वल्स टू एक वैल्यू ऐड कर देगा, एक नई जी, रो ऐड कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो एरे बना रहा हूँ, टेबल बना रहा हूँ, टेबल वो ऑटोमेटिक इसमें ऐड होता रहेगा। इसके आखिर में क्या हो गया, रीडर डॉट रीड एज टेक्स्ट फाइल। ठीक है, रीडर ने ये फाइल रीड कर ली और ये फाइल यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आ गई है, ये फाइल इसने रीड करी। आखिर में ये मेरी जो है स्क्रिप्ट क्लोज हो गई। तो अब ये बेसिकली क्या है कि अब अगर लेट्स सपोज आपने कोई प्रोग्राम बनाना है इस तरीके से कि एक पर्टिकुलर फाइल को रीड करना है, और उस फाइल को रीड करके उसके ऊपर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, तो बाय दी आप जावा स्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए इस किस्म की कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के अंदर हमने यही कोडिंग करी है कि हमने एक पर्टिकुलर फाइल को रीड किया, और फाइल को रीड कर देने के बाद हमने उसका स्क्रीन पे आउटपुट डिस्प्ले कर दिया। अच्छा, इसमें हम एक काम और भी कर सकते हैं। आप यहीं पे आए जहाँ पे फॉर का लूप लगा हुआ है। अच्छा, इसमें आप आए। जी, ठीक है, अच्छा, इसके लूप में यहाँ पे लिखा है लाइन, और यहाँ लिखा है वन। ठीक है, जहाँ पे लाइन और ब्रेक ब्रैकेट है, उसके बाद लिखा आई। ठीक है, लिखा हुआ आई, और उसके बाद जहाँ पे ब्रैकेट बंद हो रहा है, ब्रैकेट बंद हो रहा है, वहाँ पे आप लगाएं प्लस। 161 पे जहाँ ये पे वन ब्रैकेट नहीं, बंद हो रहा है। 164 पे, 164 पे आए। 164 पे लाइंस लिखा हुआ है, बिग हाँ ब्रैकेट जी, स्टार्ट हुआ है, उसके बाद बिग ब्रैकेट बंद हुआ। जब ब्रैकेट जी, बंद हो रहा है उसके बाद प्लस के साइन लगाएं। ओके। और यहाँ पे सिंगल कोड लगाएं, सिंगल कोड, सिंगल क्या? सिंगल कोड, सिंगल कोटेशन, सिंगल कोटेशन, सिंगल देखो, डबल कोटेशन, एक और सिंगल कोटेशन, शिफ्ट दबा के हाँ जी, एक। मैं लगा दी, हाँ जी। ओके, अब इसके अंदर लिख दें आप ए बी सी, ए बी सी लिखें और कोटेशन को बंद कर दें। ठीक है, नहीं, दो मरतबा हो गया। अब सेव, अब इसको चलाएं दोबारा से प्रोग्राम को। प्रोग्राम पिछला ओपन है, इसको बंद करें और इसको दोबारा चलाएं। कोई फाइल सेलेक्ट कर लें दोबारा से, हो यदि। ठीक है, देखें यहाँ पे जो आपने लिखा था ए बी सी, यहाँ पे उसने ए बी सी लिख के दिखा दिया। सब पे ओके। ठीक है, तो अब ये चीज़ हम यहाँ पे ये कर सकते हैं। अब आप अपनी जो फाइल बनाई थी उस फाइल में जाएं, उस फाइल में जाकर ना, जो आपने जो टेक्स्ट वैल्यू लिखी ना, आमिर कॉमा, वो सब हटा दें, सिर्फ और सिर्फ उसमें सिर्फ वैल्यू रहने दें, सैलरी के अंदर सिर्फ वैल्यू क्या रहने दें। करूँ, इसमें सिर्फ उसमें वैल्यू से रहने दें, सिर्फ, बाकी सारे बाकी टैक्स हटा दें। सब में। जी, सब में कर दें। और स्पेस भी शुरू में जो रखा हुआ है ना, वो भी हटा देगा। ठीक है, सेव कर दें इसको। उस पर दोबारा जाएं कोड पे। बंद करूँ? जी हाँ, दोबारा से रन करें। ठीक है, अब ये हमारा आ रहा है 1500 ABC। अच्छा, अब मैं आपको एक नया कोड भेज रहा हूँ।
नई फाइल बनाऊं या नहीं इसी नहीं, में कहीं पर पे? इसी में करिएगा, बस आपको भेज रहा हूँ, इसी में ओवरराइट कर दिएगा। देखिए भेज दिया मैंने आपको। एज इट ये इज फॉर, अ, आ गया कोड। ये पूरा जी हाँ, कंप्लीट। इसको ओवर कंट्रोल ए करें, पूरा कंप्लीट कोड पेस्ट कर दें, ओवरराइट कर दें इसको ना। ओके, उसी फाइल पे ओवरराइट कर दूं? जी 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 जी, इसी फाइल पे कर दें। आपकी स्क्रीन हाई हो गई, आ गया, अब आ गया। जी। अब रन करें इसको। ठीक है, फाइल सेलेक्ट करें दोबारा से। अच्छा, अब नीचे आए ज़रा, देखें इसमें हमने क्या किया, एक लाइन ग्राफ ऐड किया है। ठीक है, एक लाइन ग्राफ ऐड किया है। जो हमारी वैल्यू आ रही है, उस वैल्यू को देखते हुए हमने ग्राफ ऐड किया इसके अंदर। ये है लाइन ग्राफ के, जो जी। हमारी वैल्यू है 10,000 है, उसको ऊपर लेके जा रहा है, लाइन 3 पर नीचे लेके जा रहा है। ठीक है, और ये हमारा लाइन ग्राफ के अंदर जो हमारी वैल्यू है, उसको बाय द यूज़ ऑफ ग्राफ हमने रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, इसको आप दोबारा से कोड पे आ जाए। ये हमने बेसिकली क्या किया, एक बार ग्राफ का एरिया डिफाइन किया है। इसका जी। बार ग्राफ में सबसे पहले हमने एक डिफ क्रिएट करी है। उसका हमने आईडी डिफाइन की है, बार बार चार्ट। ठीक है, उस जी। बार चार्ट के अंदर अब हम नीचे काम कर रहे हैं, अब आ जाए नीचे कोडिंग के ऊपर। ये उस दिन कल आप कह रहे थे ना कि जो हम आईडी क्रिएट करेंगे उसके सारे अल्फाबेट जो है सेम होने चाहिए, तो हाँ ये देखें, इसमें सी होने जैसे। होने चाहिए। ठीक है, मगर ये इसमें हम इस्तेमाल करें, मगर प्रैक्टिस ये रखें आप, उतने मतलब मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी अच्छा, नहीं है ठीक कि है। आप इसको करें, मगर आप सही। करने चाहिए बस। सही सही, ठीक। ये कैनवस क्या है? ये बेसिकली अब ये क्या किया है हमने, अब हमने डिप डिफाइन किया कैनवस। ये बेसिकली क्या है, ये ग्राफ रिप्रेजेंट करने का एक रिजर्व वर्ड है। ठीक है, ठीक हमने है। कोई वैल्यू को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए एक कैनवस के नाम से एक ये ऑब्जेक्ट टाइप है। जैसे सब। कि हमारा इनपुट ठीक। है, आउटपुट है, इमेज है, ठीक। वैसे ये कैनवस है, जिसके थ्रू हम ठीक। कोई बार ग्राफ है या अपना बोलते हैं लाइन पाई ग्राफ है, वो चार्ट या फिर। रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जी। ठीक है, अब सही। इसकी जो कोडिंग करी है हमने, अब उस पर आते हैं, कोडिंग हमने किया है क्या है। ठीक। अच्छा, ये तो हमने फाइल टाइप जो था, ये तो हमने देख लिया जो हमारा। इसके अंदर हमने बेसिकली फाइल टाइप सेलेक्ट करी, नीचे आ जाएं और नीचे आते हैं। ठीक है, ये हमने बेसिकली क्या है, अपनी लाइन डिफाइन करी थी, जो हमने जो हमारी फाइल रीड किया था, ये वाला फंक्शन है। अब यहाँ से शुरू हो रहा है फंक्शन ड्रॉ बार चार्ट। अच्छा, बार चार्ट के अंदर ठीक। हमने जो एक वेरिएबल दिया है डेटा एरे। डेटा एरे के अंदर वो है जो कि हमारी जो टेक्स्ट फाइल है, तो टेक्स्ट फाइल हमने किसी एक वेरिएबल के अंदर रख लिया, जो डेटा कंप्लीट डेटा था वो डेटा एरे के अंदर रख लिया। उसको हमने इस फंक्शन को पास किया। ठीक है, इस फंक्शन को पास किया। यहाँ पर फंक्शन में पास करने के बाद देखें, ऊपर आए, यहीं से इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं, हमने ये ड्रॉ, ये यहाँ पर
देखें ड्रॉ बार चार्ट, और ये वैल्यू लिखा है, वैल्यूज। ये हमने वैल्यूज कहाँ से बनाई, और ऊपर लेके जाएं, थोड़ा एक वेरिएबल डिफरेंट हुआ वैल्यूज के नाम से। देखें ये वैल्यूज का वेरिएबल एक डिफरेंट हुआ, ये रहा। देखें यहाँ पे एक एरर डिक्लेयर किया था वैल्यूज के नाम से। ठीक है, हमने क्या किया, जो भी यहाँ पे इफ इस नंबर में वैल्यू में पुश कर दो नम। ये नम क्या है, यहाँ देखें लाइन नंबर 157 पे पार्स फ्लोट लाइन, जो लाइन ये रीड करता है, लाइन रीड कर देने के बाद नम के अंदर ले आता। एक मिनट होल्ड करिएगा ना प्लीज। जी। हेलो, क्लास हो रही, मैं मैं आऊँगा, आता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा अच्छा, हमने यहाँ पर आ जाते हैं यहीं पे ना। देखें इसके अंदर हमने जो वेरिएबल, एक चीज, एक बोले। चीज मैंने पूछनी थी। अब जिस तरह से हमने अपने वेबसाइट पे ये चीज अब सोचा कि हमने ग्राफ रिप्रेजेंटेशन देनी है, तो उसके हम्म लिए कोडिंग में किस हम्म किस टाइप से हमने चीजों को ऐड करना, लाइक जैसे सबसे पहले जैसे हमारे पास पूरे ये है, ठीक है, यहाँ से सी जावास्क्रिप्ट आ गया, उसके बाद फिर हमें जैसे पाई चार्ट का जो भी ग्राफ का ये कहाँ था अभी, हाँ, ऊपर जहाँ पे एचटीएमएल लिखी है वहाँ पर है, ये रहा। जैसे हाँ जैसे ये, हाँ ड्रॉ बार चार्ट, नहीं, ये ये भी, क्या चीज ये रिप्रेजेंट। ये बेसिकली ये फंक्शन है। आप ऊपर सबसे टॉप पर आए, ऊपर आए थोड़े से, जहाँ से एचटीएमएल लिखना शुरू हुई है, हाँ यहीं पर रुक जाए। देखें यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से हमने एक डिफ क्रिएट करी है, उसकी आईडी डिफाइन की चार्ट कंटेनर। ठीक हो गई बात। ठीक फिर है। हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कैनवास का, उसकी आईडी दी हम्म, बार चार्ट। ठीक है, यहाँ से ठीक हमारा है। कोडिंग स्टार्ट हुई है, बार चार्ट, बार, तो हमारा जो ना डेटा ठीक को है, ठीक रिप्रेजेंट है, करवाने सबसे पहले यहाँ से। हमने सही, यानी उस डाटा को हमने सबसे पहले सोचा कि हमने इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन देनी है, तो हमने पहले इसकी डिफ क्रिएट की। हम्म डिफ क्रिएट करने के बाद इसका वेरिएबल एक हमने डिफाइन किया जो कि ग्राफ्स के लिए कैनवस रिजर्व वर्ड है। हमने ये चीज एक्सप्लेन कर दी। ठीक हो गया, ये एचटीएमएल का पार्ट हो गया। सबसे पहले एचटीएमएल लिखेंगे, तो हमने सबसे पहले एचटीएमएल लिखी, उसके बाद फिर हमने जावास्क्रिप्ट पे काम किया। अब ठीक है, अब हम जावास्क्रिप्ट पे आ रहे हैं, तो अब हमारे पास नीचे आए, कहाँ है, हाँ यहीं से स्टार्ट हो यहाँ गया, से शुरू हुआ। यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक, लेकिन ऊपर का जो कोडिंग है, ये हमारी वही कोडिंग है जो हमने लास्ट, अपनी लास्ट, पिछली है, हाँ। ठीक है, जी जी। हमने इसी कोडिंग हाँ, में हमने सिर्फ जो चीज़ें ऐड करी हैं, मैं आपको वही क्लियर कर रहा था कि हमने वो चीज़ें क्या ऐड करी। ठीक है, हमने ये ठीक है। ड्रॉ बार चार्ट का एक फंक्शन बनाया था, उस फंक्शन को हमने एक वैल्यू पास करी वैल्यूज़ के नाम से। ठीक है, ये हम्म, वैल्यूज़ का पैरामीटर कहाँ से आया, ये इस तरीके से आया कि हमने ऊपर ये देखें लाइन 150 के ऊपर नहीं, 153 पे, 153 पे हमने एक कांस्टेंट डिफाइन किया वैल्यू, 53 के ऊपर। ठीक ये है। हमने वैल्यूज़ का एक नया वेरिएबल एरे डिफाइन किया, डिक्लेयर किया वेरिएबल। ठीक है। ठीक है, ठीक उसके है। बाद फिर हम, हमारा जो फॉर का लूप है वो चला, फॉर ईच लाइन इंडेक्स, इसमें जो भी लाइन आएगी, हर लाइन को क्या किया, जैसे लाइन नंबर एक लाइन आई, इसने रीड करी, रीड करने के बाद नम के अंदर लिख दिया, जो लाइन थी वो नम में लिख दी, नम का एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर वो लिख दी। ओके, ठीक। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नम के नाम से, उसके अंदर लाइन को पास करा के उसको लाइन को कन्वर्ट किया फ्लोट में, ये मतलब किस लाइन पे बता लाइन, रहे हैं आप ये चीज? लाइन नंबर 157। 157 पे, हाँ जी। ठीक है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने नम के नाम से, इसमें किया पास ठीक। फ्लोट, और इसको मैंने लिख दिया लाइन, लाइन के अंदर जो ठीक कुछ है। है वो नम में जाकर लिख दो। लाइन के अंदर क्या ठीक है। होगा, मेरी जो टेक्स्ट फाइल जो रीड कर रहा है ये, उसकी फर्स्ट वैल्यू हाँ। लाइन के अंदर लिखी होगी, वो क्या कर देगा, नम ठीक। के अंदर का लिख देगा।
ठीक है। ये फिर आगे इसने जो कोडिंग है हमारी HTML की जो हमने लास्ट पढ़ी थी, ये वो वाली कोडिंग लिखी हुई है। इसके बाद लाइन नंबर 166 पे आ जाए। 166 पे इसने ये किया, इज नल नम। अगर इसमें वैल्यू है, अगर हम्म। नम के अंदर वैल्यू है, तो क्या करो, वैल्यूज का एक, वैल्यूज का जो ऊपर हमने 153 के ऊपर एक हमने ये देखें 150 एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था, इसमें पुश कर दो। पुश जी। का मतलब है ऐड कर दो। ठीक ऐड है। कर दो नम को, नम के अंदर जो वैल्यू आई थी वो नम इसमें ऐड कर दो। ठीक है, तो लाइन नंबर 1 वैल्यूज के एरे के अंदर ऐड हो गई। ओके, ये लूप फिर चला। अब हमारे कितनी 6 वैल्यू लिखी है ना, हर 6 वैल्यू का जो नम के अंदर आया और हर 6 वैल्यू इसने पुश कर दी वैल्यूज के आपके एरे के अंदर। ये क्लियर है? ठीक से। ओके, जी। ये इसने इसके अंदर पुश कर दी, ये इसमें ऐड हो गई। इसके बाद लाइन नंबर 170, लाइन नंबर 170 पे इसने किया ड्रॉ बार चार्ट। ड्रॉ बार चार्ट का एक फंक्शन ठीक। हमने बनाया, उसको हमने क्या पास कर दिया, हम्म। वैल्यूज। वैल्यूज के अंदर हमारी ठीक है। सारी की सारी वैल्यू होंगी जो कि उस फाइल के अंदर मौजूद थी, वो उस वेरिएबल के अंदर मौजूद होगी, उसको इसने पास कर दिया। से। अब आ जाए नीचे, ठीक। लाइन 178 पे आ जाए। जी। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, एक ड्रॉ बार चार्ट का एक फंक्शन क्रिएट किया जावा स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, इसका CTX, इसका इसने नाम दिया डॉक्यूमेंट गेट बाय एलिमेंट आईडी और बार चार्ट। आपको याद होगा ऊपर HTML का हमने बार चार्ट के नाम से एक आईडी जनरेट की थी, इसने उसको जी। अपने पास ले लिया। गेट कॉन्टेक्स्ट 2D, 2 डायमेंशन का बनाना या 3 डायमेंशन बनाना, अब इसमें 2 डायमेंशन ठीक। बना रहे हैं। ठीक है, गेट सही। कॉन्टेक्ट 2 डायमेंशन का, ये कैनवास की जो वो है ना, कैनवास जो हमने बनाया है, ये उसकी प्रॉपर्टी है कैनवा की। हाँ हाँ। ठीक है, टू ठीक है। डायमेंशन हमारा बार चार्ट था, तो इसने उसकी आईडी को CTS के अंदर ऐड कर लिया। अब वो नीचे आ जाए। अब इसने बोला, हाँ यही पर है, डिस्ट्रॉय ओल्ड चार्ट इफ एग्जिस्ट। ओल्ड जो चार्ट अगर बना हुआ है, ठीक है, तो उसको वो कह रहा है उसको डिस्ट्रॉय कर दो, मतलब इसको हटा। खाली कर दो। ठीक। उसने यहाँ हम्म। पे डिस्ट्रॉय करा, उसको खाली कर दिया। फिर चार्ट इज इक्वल्स टू न्यू चार्ट, और नया चार्ट बनाओ, और उसके अंदर जो CTX जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया था, CTX आ जाएगा लाइन 180 के ऊपर। 180 के ऊपर जो जी। मैंने, जी। उसके अंदर मैंने इक्वल करवाया बार चार्ट का, जो मैंने HTML का ऑब्जेक्ट किया था, तो वो उसके उसके ऑब्जेक्ट के इक्वल हो गया। ठीक है, और उसको मैंने इसको इस चार्ट के अंदर पास किया, इस चार्ट के अंदर ठीक है। पास किया, और उसको बताया इसकी टाइप क्या होगी। अब यहाँ पे देखें, टाइप डिफाइन कर रहा हूँ, टाइप क्या है इसकी, लाइन। ये है लाइन। लाइन, लाइन बार। अब इसको कर दें बार कर दें, लाइन की जगह लेते हैं बार। नहीं, सिर्फ बार लेते हैं, लाइन हटा दें, पूरा हटा दें, बार। अब आ गया डेटा। यहाँ डेटा पूछ रहा है कि लेबल क्या होगा। डेटा एरे डॉट मैप करो कॉलन आई, जो उसकी फर्स्ट इंडेक्स को मैप कर दो आई से। ठीक है, आई से मैप कर दो। फिर लाइन आ रही है, लाइन का एक आपको देखते हैं उसमें एक लाइन के नाम से भी आ रहा था, प्लस I+1 और इस तरीके से सीक्वेंस चलाता रहेगा वो। ऐड। ठीक है। ठीक है, फिर इसने यहाँ पे डिफाइन किया हम्म। डेटा सेट। डेटा सेट डिफाइन किया, लेबल सबसे उसका नाम दिया वैल्यू, और उसका डेटा दिया डेटा एरे के अंदर। डेटा एरे जो आ रहा है, डेटा एरे के नाम देखो, डेटा एरे ये वही वेरिएबल है जो हमने वहां से पास किया था। ठीक है, यहाँ पे डेटा में डेटा एरे का जो लिखा है यहाँ पे इसने वो डाल दिया। फिर उसने बॉर्डर की विड्थ डिफाइन करी यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। ये बॉर्डर की डिफाइन, तो ये इस तरीके से ये ग्राफ इसने इस फंक्शन को ये चीज़ें पास करी। जब पास कर देगा तो वो वेरिएबल वहां पे डेटा डिस्प्ले करेगा। अब इसको अब रन करें। हाँ, उसको बंद कर दें। देखिए नीचे आए, देखिए ये बार ग्राफ आ गया। जी। मैंने वहाँ पहले आपको लाइन दिखाया था, वहाँ लाइन लिखा था, अब मैंने इसको बार ग्राफ दिखा दिया। ठीक है, तो ये ठीक है। हमने अगर अपनी वैल्यू दिखानी है और उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो बाय द यूज ऑफ दिस फंक्शन हम अपनी वैल्यू को ग्राफिकली डिस्प्ले कर सकते हैं।
राइट। ठीक है। अब उसमें कई किस्म के आउटपुट होते हैं, होता है आपको किसी कोई कस्टमर का या बैंक आपको जो है हॉस्पिटलिटी की कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है आपको, अगर आपको दिखाना है कि उसको आपने मतलब प्रोग्रामिंग के थ्रू दिखाना चाहते हैं कि उसको ग्राफिकली दिखाया जाता है, किसी फाइल में रीड करे और उसको ग्राफिकली बार ग्राफ में दिखाए, तो वो आप इस तरीके से कर सकती हैं। ठीक। ठीक है। अच्छा, इसमें बॉर्डर विथ जैसा भी हमने 1 दिए, इस बॉर्डर विथ को आप करते हैं 7 करते हैं, लेट्स सपोज अभी हम वही देख लेते हैं रास्ते को भी। ठीक है, इसको सेव करें और दोबारा चलाएं। देखें ये इस तरीके से ये भी आप कर सकते हैं। या कर सकती हूँ। ठीक। ठीक है। जी। अच्छा, अभी हमने यहाँ तक जो है एच टी एम एल का और सी एस एस की और जावा स्क्रिप्ट की काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। ठीक है। अब जी। अब मैं आपको आगे लेके चलूंगा थोड़ा पाइथन के बारे में, फिर हम एक उसमें पाइथन को और जावा स्क्रिप्ट को मिला के भी चीज़ें देखेंगे। ठीक है। पाइथन का ठीक। जावा स्क्रिप्ट और एच टी एम एल को मिला के देखेंगे। अभी सिर्फ पाइथन की चीज़ें तो हमने वैसे अपनी लास्ट क्लासेस में पाइथन की काफ़ी चीज़ें कवर कर ही ली हैं। जी। ठीक है, क्योंकि हम जी। पाइथन को काफ़ी चीज़ें शुरू से लेते हुए चल रहे हैं, हाँ कुछ में पाइथन की हमने कुछ आगे कोडिंग भी की थी। ठीक है, तो अभी हमने जी। आपने इंस्टॉल भी कर ली थी। तो अब थोड़ी सी पाइथन की जी। एक थ्योरी पढ़ते हैं, फिर पाइथन के हम जो ना उसके प्रैक्टिकल सेशन भी करेंगे। राइट, शेयरिंग स्टॉप कर दूँ? हाँ, आप स्टॉप कर दें, मैं अपने पास से शेयर करूँगा। स्क्रीन नज़र आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है। ठीक है। अच्छा देखिए, ये पाइथन की चीज़ें जो हैं, तो हमको देखिए व्हाट इज़ पाइथन है, फीचर्स ऑफ पाइथन हैं, ये हम ऑलमोस्ट सारी चीज़ें चीज़ें पढ़ चुके हैं। एरर हैंडलिंग भी देखी थी हमने। ठीक है, वो चीज़ हमने जी। जब जब अपनी काम कर रहे थे तो बेसिक को होता क्या है इसमें, बेसिक जब प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे कि इफ़ एल्स की कंडीशन पढ़ रहे थे, हम फॉर का लूप पढ़ रहे थे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ जी। इसमें से हमने क्या क्या चीज़ें की थी। यहाँ से हम चलते हैं, ये हम जहाँ से पढ़ रहे थे प्रोग्रामिंग की चीज़ें, फंक्शंस पढ़ रहे थे, ये फंक्शन क्या है, कंट्रोल फ्लो क्या है, रिपीटेशन लूपिंग क्या है, उसके अंदर हमने पाइथन के ही कोडिंग पढ़ी थी। तो अब हम उसको जी। थोड़ा सा मज़ीद आपको रिपीटेशन भी हो जाएगी कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, और फिर उसका जैसे ये इनपुट आउटपुट के बारे में ये है कि उस पर इनपुट कैसे लेते हैं पाइथन में। स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? जी आ रही है। ठीक है। तो इनपुट है, डिबग हमने कैसे करना है, तो ये चीज़ें हम और फिर हमने पाइथन की इंस्टॉलेशन भी देखी थी कि हमने थोनी का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था और पाइथन भी इंस्टॉल करके देखी थी। जी। फिर हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, जी। उसके भी बारे में डिस्कस किया था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इनहेरिटेंस है, इनकैप्सुलेशन है, पॉलीमॉर्फिज्म है। अब यही चीज़ें हम आगे इसमें अपने पास कोडिंग में इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक। ठीक है, उसके बाद फिर हमने अपना HTML स्टार्ट कर दिया था जी। और ये CSS वाकई हमने किया था। अच्छा, अब आते हैं हम इसी के ऊपर। अच्छा, पाइथन क्या है बेसिकली, देखा जाए तो पाइथन जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज है, और एक जस्ट लाइक ए हाई लेवल लैंग्वेज पे इस तरीके से क्या है, देखें लैंग्वेजेस हमने डिस्कस की थी
कि एक तो होती है बाइनरी लैंग्वेज, जो जी कि जिसका जो आपको काम कर रही है आपके हार्डवेयर के साथ के साथ कम्युनिकेट कर रही है। जी ठीक है, तो वो आपकी बाइनरी लैंग्वेज है। उसके बाद आती है आपकी असेंबली लैंग्वेज है, जो कि आपके इसी बाइनरी लैंग्वेज के ऊपर जो काम कर रही है, असेंबली लैंग्वेज काम कर रही है जो आपके बायोस के ऊपर राइट हुई हुई है, वो आपकी असेंबली लैंग्वेज है। ठीक है, अब इस तमाम लैंग्वेजेस के ऊपर जो लैंग्वेज काम कर रही है वो आपकी आती है हाई लेवल लैंग्वेजेस, जो कि आपके डायरेक्टली बाइनरी लैंग्वेज को पे काम नहीं कर रही होती है, मगर वो ह्यूमन रीडेबल होती हैं इतनी भी। जी तो बेसिकली पाइथन भी ये है कि यूज़र फ्रेंडली और ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेजेस है। वो बाइनरी लैंग्वेज ह्यूमन रीडेबल ही होती हैं, मगर वो आपके लिए बेसिकली पर्पस ये होता है कि वो मशीन के कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो पाइथन क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इंटरप्रेटर ये आ गया कि हमने ये डिस्कस किया था, एक होता है कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर। कंपाइलर ये होता है कि ओवरऑल कंप्लीट कोड को रीड करता है, जी रीड करके उसको कंपाइल करने के बाद एक फाइल बनाता है और उसको फिर उसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है। वही चीज़ काम इंटरप्रेटर कर रहा है। इंटरप्रेटर ये कर रहा होता है कि लाइन बाय लाइन आपकी फाइल को रीड कर रहा होता है, लाइन बाय लाइन आपकी कोडिंग को रीड कर रहा होता है। ठीक है ना, तो इंटरप्रेटर यही काम कर रहा होता है, वो भी कंपाइल ही कर रहा होता है, मगर वो लाइन बाय लाइन आपकी फाइल फाइल को अपने जो कोडिंग है उसको चेक कर रहा होता है, उसको कंपाइल करके एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो पाइथन एज जस्ट लाइक एक इंटरप्रेटर भी काम करता है और इसका कंपाइलर भी मौजूद है। जी ठीक है, और एक जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। अब पाइथन जो है अगर देखा जाए तो बेसिकली क्या है, यूज जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज होती है, आपको उसी तरीके से ही पाइथन के कोडिंग भी आपको यूज़र फ्रेंडली उन्होंने बनाया है ताकि हर कोई इस पर काम कर सके। पाइथन, अच्छा पाइथन के लिए सबसे बड़ा ये है कि पाइथन जो है ना ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स से मतलब ये कि आपको पाइथन को चलाने के लिए, पाइथन को इंस्टॉलेशन करने के लिए तो आपको किसी किस्म का लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, आप अपने वहाँ डाउनलोड करें, डाउनलोड करके उसको आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो एक ओपन सोर्स है और उसको आपको किसी किस्म का लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है पाइथन के लिए। जी मगर और ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट से है कि अगर आपने जो पाइथन का कोड, लेट सपोज आपने, अभी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं विंडोज़ पे, जी ठीक है, विंडोज़ लैंग्वेज पे काम कर रहा हूँ और विंडोज़ के ऊपर हम पाइथन का कोड लिख रहे हैं। वही सेम कोड, यही सेम कोड मैं चाहूँ तो लिनक्स पे भी चल जाएगा, यही सेम सेम कोड मेरी मैकिन्टॉश पे भी चल जाएगा, मैक पे भी चल जाएगा। ठीक है, जी मुझे अपनी कोडिंग को दोबारा से रीराइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर मैं पाइथन को इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस से यही फ़ायदा होता है कि लैंग्वेजेस का, कि वो लैंग्वेज आपकी हर प्लेटफॉर्म के ऊपर इजीली चल सके। अच्छा, पाइथन को हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई वेब डेवलपमेंट करनी है, ठीक है, जैसे कोई वेबसाइट बनानी है, जैसे कि अभी हमने HTML के जो काम कर रहे थे, ठीक है, ये सारे काम जैसे हमने CSS बना रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, हम ये इसमें पाइथन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वेब डेवलपमेंट के लिए भी पाइथन इस्तेमाल हो सकती है, जी बहुत ही वेब डेवलपमेंट पाइथन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, डेटा साइंस और AI के काम करने हैं वहाँ पाइथन आज जो इसमें काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। अभी जो पाइथन जो ज़्यादातर इस्तेमाल हो रही है वो इन्हीं कामों, इन्हीं पर्पज़ के ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है कि डेटा साइंस और कुछ AI रिलेटेड काम जो है वो काम करवाने हो, आप वो पाइथन के लिए लोग ज़्यादातर उसके नहीं कर रहे हैं। बाकी आपने ऑटोमेशन करनी है, कोई स्क्रिप्टिंग करनी है, बाय द यूज़ ऑफ पाइथन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, अब आती है मोबाइल मोबाइल ऐप बनानी है, डेस्कटॉप ऐप बनानी है, तो बाय द यूज़ ऑफ पाइथन आप बना सकते हैं। मगर इस वक्त मार्केट के अंदर देखा जाए तो पाइथन जो है ना मोबाइल ऐप और डेस्कटॉप ऐप बनाने के लिए पर्पस में इस्तेमाल नहीं हो रही है। ठीक है, पाइथन इस वक्त बेसिक जो ज़्यादातर काम पाइथन पे हो रहा है वो डेटा साइंस पे हो रहा है या AI के ऊपर काम करना है, वो पाइथन स्पेशली इस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है। अब मोबाइल ऐप है या डेस्कटॉप ऐप बनानी है, तो मोबाइल ऐप के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा ऐप चल रही है, ऐसा फ्लटर है। फ्लटर एक मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की टूल है। ठीक है, तो वो लोग वो इस्तेमाल करें, पाइथन से भी हो सकता है, मगर पाइथन इस काम के लिए मार्केट में इस्तेमाल नहीं हो रही है। ठीक है, तो हर लैंग्वेज है उसका जितनी मार्केट में उसके साथ जो यूज़ केसेस होते हैं ना मार्केट, उसके हिसाब से लोग लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हैं। जो कि यूज़ केसेस से मुराद ये है कि जहाँ कहाँ कहाँ चल रहा है, कौन कौन से लोग उसको कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन अगर बनानी है, मैंने कोई एप्लीकेशन बैंकिंग एप्लीकेशन मैंने बनानी है,
तो उसके लिए ज़्यादातर इस्तेमाल हो रही है जावा। जी। ठीक है, जावा इस्तेमाल हो रही है, या डॉट नेट। डॉट नेट, सी शार्प, डॉट नेट, इस किस्म की लैंग्वेज जो हैं, जो आपकी कोर बैंकिंग की एप्लीकेशन या कोर एप्लीकेशंस को बनाने के लिए इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही हैं। बाकी इसमें आप गेम, कोई गेम आपने बनाना है तो गेम भी आप डेवलप कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ पाइथन। ठीक है, तो गेम डेवलपमेंट भी आप इसमें आराम से कर सकते हैं। तो गेम डेवलपमेंट जो है जावा के अंदर भी हो जाती है, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू भी गेम डेवलपमेंट हो सकती है। जो अभी आप जावा स्क्रिप्ट का हमने जो प्रोग्राम बनाया था, इसके अंदर कोई गेम भी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, हम इंशाल्लाह एक कोई रखेंगे, उसके अंदर एक छोटा सा गेम बनाएंगे, उसके अंदर ब्रिक्स का, मेरे पास कोड मौजूद है, जी। उसका ब्रिक्स का गेम भी हम बाय द यूज़ ऑफ जावा स्क्रिप्ट बहुत आसानी से बना सकते हैं, और वो पाइथन से तो बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो वो भी हम बाय द यूज़ ऑफ पाइथन हम इजीली कर सकते हैं। जी। ये ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग इसके बारे में जरा बताएंगे अच्छा, कुछ। अ- अच्छा, ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग इस तरीके से है। ऑटोमेशन इस तरीके से है, जैसे कि मैं चाहता हूँ, हमने लास्ट टाइम याद होगा आपको, पावर शेल के ऊपर कुछ काम किए थे, हाँ हमने कोई जी। अपनी स्क्रिप्ट बनानी है, वो ऑटोमेटिक किसी टाइम के ऊपर चल जाए। ठीक है, तो उस किस्म के टास्क, ऐसी कोई टास्क, जैसे बैंकिंग एप्लीकेशन है, हम्म। बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर मैं चाहता हूँ कि यार मेरा सुबह 5 बजे या सुबह 6 बजे ऑटोमेटिकली मेरी सिस्टम में से डेटा को रीड करे, और रीड कर देने के बाद मुझे एक पर्टिकुलर फाइल को मुझे सेंड कर दे। तो जिस टाइप की ऑटोमेशन टाइप्स काम है जो कि मेरे, अच्छा इसमें ये भी हो सकता है कि बैंकिंग में होता है कि एंड ऑफ डे चलते हैं, एंड ऑफ डे ये होता है कि क्लोजिंग, डे डे की क्लोजिंग होती है। डे की क्लोजिंग की क्या होगा, एक मुख्तलिफ फाइल्स को वो रीड करे, मुख्तलिफ फाइल को रीड कर देने के बाद उसकी एक समरी बनाए, समरी बनाने के बाद उसका एक बार चार्ट बनाए, और बार चार्ट बनाने के बाद एक पर्टिकुलर जो लोगों को ईमेल करनी है वो ईमेल भी कर देते। तो ये ऑटोमेशन की टास्क, अब ये सारे काम, लेट्स अभी हमने काम किया था ग्राफ बनाना, अब ये सारे काम हम मैनुअली कर रहे हैं। ठीक है, तो वही सारे काम हम चाहते हैं कि ऑटोमेट हो जाएं ऑटोमेटिकली, जो ह्यूमन, जिसमें रिक्वायरमेंट है, ह्यूमन की इंटरेक्शन रिक्वायर्ड है, तो उस कामों को हम ऑटोमेट कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ पाइथन। ठीक। बस ये काम है। और इस। स्क्रिप्टिंग यही है, स्क्रिप्टिंग यही है कि हमने, स्क्रिप्टिंग इसको कहते हैं कि हमने उसको राइट करना है, स्क्रिप्ट मतलब स्क्रिप्ट बनाना। हम्म। ठीक है, यही काम होती है, जो आपने जो कोडिंग लिख रहे हैं ना, वो उसको स्क्रिप्टिंग ही कहते हैं। जी। सही। ठीक है, जो आपने लास्ट टाइम हमने पावर पॉइंट पे काम किया था, पावर पॉइंट कह रहा हूँ, होते हैं और शल। कमांड प्रॉम्प्ट पे काम किया था, पावर शेल पे काम किया था, कमांड प्रॉम्प्ट पे काम किया था, उसके अंदर जो हमने इस ये लिखी थी, कोडिंग की थी, वो क्या थी, स्क्रिप्ट्स थी। हम्म। तो यही सारे काम बाय द यूज ऑफ पाइथन को हम करेंगे, तो उसको स्क्रिप्टिंग कहते हैं। ठीक है, डेटा साइंस और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम बाय द यूज ऑफ पाइथन अब इस काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मशीन लर्निंग, अब मशीन लर्निंग के बहुत सी अलग भी लैंग्वेजेस मौजूद हैं, मगर उसको हम पाइथन के थ्रू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब आता है पाइथन के फीचर्स की, बात करें तो अब फीचर्स में क्या है कि सिंपल लर्न है, सिंपल सिंटैक्स है। पाइथन का इंटरप्रेटर हमने बात कर लिया कि कोड रन करता है लाइन बाय लाइन का, नो नीड टू कंपाइल बिफोर रनिंग, के मतलब आपको उसका कोड को अगर आपने एग्जीक्यूट करना है तो उसको पहले कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है, कंपाइल हो जाएगा, मगर कोई ज़रूरी नहीं कि आप कंपाइल करोगे ही चलेगा। जी। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर का यही काम होता है कि आपको लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन को रीड कर रहा होता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यही बात आ गई, सेम कोड आपको चल जाएगा विंडोज़ पे और लिनक्स पे चल जाएगा। ओपन सोर्स यही है कि फ्री ऑफ डाउनलोड है। आप, इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी कम्युनिटी सपोर्ट बहुत अच्छी है पाइथन की। ठीक है, कम्युनिटी कम्युनिटी जो है सपोर्ट, ये है कि अगर आप कोई पाइथन की कोई प्रोग्राम बनाते हैं और गूगल पे सर्च कर रहे हैं, या आप जो चैट जीपीटी पे सर्च करें, तो वहाँ पे आपको इजीली उसके यूज़ केसेस आराम से मिल जाएंगे। कोई इशूज़ होंगे तो आपको लोगों से वही मिल जाएंगे, कि लोगों को जो भी पाइथन के अंदर कोई इशूज़ आए हैं, तो आपको वो भी आराम से कम्युनिटी के अंदर मिल जाएंगे। तो कम्युनिटी सपोर्ट जो है ना, इसकी बहुत अच्छी है पाइथन की। ओपन सोर्स की वजह से यही होता है कि ओपन सोर्स सिस्टम होता है कि कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो लोग ज़्यादातर प्रेफर कर रहे होते हैं इनको, कि वो चीज़ें ओपन सोर्स होती हैं। अच्छा, लार्ज लाइब्रेरी सपोर्ट, ये है बिल्ट इन जो लाइब्रेरीज हैं इसकी, जैसे कि मैथ के लिए, ठीक है, और आपके लिए फाइल्स के लिए, वेब के लिए, एआई के लिए, इसकी बिल्ट इन लाइब्रेरी जो है पाइथन की मौजूद है।
ठीक है। पाइथन के अंदर स्टैटिस्टिक ज़्यादातर काम अगर आप बात करते हैं ना, जो हमने डेटा साइंस की बात करी, तो स्टैटिस्टिक के ऊपर ज़्यादा जाने को, तो स्टैटिस्टिक्स के लिए ज़्यादातर लाइब्रेरीज जो है ना, स्टैट्स के लिए जो है ना पाइथन के अंदर मौजूद है। आप बाय द यूज़ ऑफ पाइथन आप कोई बहुत बड़ी काम नहीं करने, कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वो कोड हम अब आते हैं फंक्शन पढ़ेंगे, कौन कौन से फंक्शन को हम इस्तेमाल करते हुए आप डेटा साइंस के लिए हम कहाँ कहाँ चीज़ें कर सकते हैं। कोई हमने लेट्स सपोज एनालाइज करना है, या हमने अभी आपको दिखाया था एक बार ग्राफ बनाना है, तो बार ग्राफ बनाने के लिए वही काम अगर आप लेट्स सपोज मैं किसी सी लैंग्वेज के अंदर काम करता हूँ, सी लैंग्वेज में करता हूँ या सी प्लस प्लस में करता हूँ, वही लाइन अगर मुझे थाउजेंड हंड्रेड ऑफ लाइन्स पे लिखना पड़ती है, वही लाइन में यहाँ पे पाइथन के अंदर 2 लाइनों में कर सकता हूँ। ठीक। 2 लाइन का कोड लिखूंगा, एक बार अपनी कोई फाइल दूंगा, वो ऑटोमेटिक फाइल को रीड करेगा, रीड करके मुझे उसका बार ग्राफ दिखा देगा। डैशबोर्ड बनाना हो तो बाय द यूज ऑफ पाइथन हम आराम से बना सकते हैं। अपने मैनेजमेंट को डैशबोर्ड दिखाना है कि मैनेजमेंट के पास एक डैशबोर्ड बन जाए, ऑटोमेटिक कोई स्क्रीन बदलती रहे और रिफ्रेश होती रहे। आप चाहते हैं कि कोई फाइल से डेटा आता रहे, आपके पास डिफरेंट किस्म की मशीनरीज हैं, आपकी डिफरेंट किस्म की जो आपके हॉस्पिटल के अंदर मशीन हो, आप उस पर डेटा रीड करें, रीड करने के बाद एक चाहती है कि स्क्रीन के ऊपर ऑटोमेटिक रिफ्रेश होकर उसका बार ग्राफ दिखाता रहे। तो वो चीज़ें हम इसके साथ बाय द यूज़ ऑफ पाइथन की लाइब्रेरी बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें जैसे ये है, यही है इसमें जो पैंडाज है, नमपाई है, ये पाइथन की लाइब्रेरीज है जो हम आगे यूज़ करेंगे। ठीक। ठीक है। अच्छा, इसमें दूसरी आप जो सबसे बड़ी चीज़ बात है इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो कि फ़ायदा ये है कि हमारा कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है अगर कोई लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। कि मतलब कि अगर मैंने एक पाइथन का कोड लिखा है, अब पाइथन का एक मेजर कोड लिख लिया, मैं उस पाइथन का कोड को दूसरी किसी और अपनी एप्लीकेशन के अंदर इस्तेमाल करना चाहूँ, तो बाय उसको इनहेरिटेंस के थ्रू इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है। तो मुझे सेम कोड को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, और जो सेम कोड वही चीज़ को किसी और में एज ए लॉजिकली वो कॉल हो जाएगा, मगर जो मेरा मेन कोड है उसके अंदर किसी किस्म का इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जो हमने शुरू में पढ़ा था, अभी हम इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ठीक है। तो पाइथन हमको ये भी प्रोवाइड कर रहा है ठीक। और हेल्प करता है, हमें लार्ज एप्लीकेशन बनानी है तो उसके अंदर भी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें यही सपोर्ट करती है कि हमने कोई बैंकिंग एप्लीकेशन बनानी है तो अगर हमारी एप्लीकेशन लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्टेड है तो बहुत इजीली हम बना सकते हैं। ठीक। ये जो ओपन सोर्स है इसका क्या फायदा होता है, लोगों ने ये क्यों ओपन सोर्स पे रखे होती हैं ये लैंग्वेज? अच्छा, ओपन सोर्स से इस तरीके से होता है कि जैसे कि जावा है, ये पाइथन है, ये कम्युनिटी ने बनाई, बनाने के बाद इसको अपने गूगल पे रख दिया। अब होता क्या है, किसी ने डिफरेंट लोगों ने मिलके बनाई, बनाने के बाद उसको रख दिया। अब ये जब मार्केट में आती हैं, लोग इसी से बिजनेस कर रहे होते हैं। बिजनेस कैसे करते हैं, इसकी सपोर्ट दे रहे होते हैं, लोग इसको यूज कर रहे होते हैं, यूज करते हैं, तो अब उनकी जो इसके साथ जो इसकी डिपेंडेंसी है ना, लोग फिर ये लोग उससे पैसे कम अर्न कर रहे होते हैं, लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये ओपन सोर्स से फ़ायदा ये होता है कि वो उसको कोई लाइसेंस नहीं, अगर मैं लेट्स सपोज किसी चीज़ के ऊपर लाइसेंस लगा दूँ, जैसे आईबीएम की एआईएस की बहुत सी टूल्स हैं, उसके ऊपर लाइसेंस है, अब फिर वो अगर लाइसेंस होगा ना तो लोग उसको यूज़ नहीं करेंगे, प्रेफर नहीं करेंगे। हर जो नॉर्मल जो जो कि जिसके पास उतना पैसा है वो तो वही ले सकता है। अगर जो नॉर्मल डेवलपर जो घर में बैठा हुआ काम कर रहा है तो वो तो लाइसेंस नहीं लेगा ना, उसका उसको तो लाइसेंस, अब उसको प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है, वो उसको उसका लाइसेंस लेगा। लेट्स वो लाइसेंस $100 का बट है, तो वो हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन अब जिस फिर तरह ये से, इसी किसी अब जैसे पाइथन इतना ज्यादा यूज हो रहा है, हर मार्केट पे हर जगह यूज हो रहा है, लाइक हर कोई यूज कर ही रहा है, तो फिर भी ये ओपन बिल्कुल। सोर्स क्यों है, मतलब इससे? हाँ, अब हर कोई यूज़ कर रहा है। अब देखें, पाइथन हर कोई यूज़ कर रहा है, मगर अब उसको यूज़ करने के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, अब जैसे कि मैं बात करता हूँ जो कि पावर बीआई है। हम्म। अब पावर बीआई का सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन सोर्स नहीं है, उसका लाइसेंस है। हम्म। पावर बीआई पे काम करने वाले को पाइथन आना चाहिए, भाई है, रिक्वायरमेंट है। अब आप पाइथन पढ़ रही हैं, मगर आपको रिक्वायरमेंट है उसके नहीं है, मगर उन्होंने आपको कम्युनिटी में दे तो दिया, ठीक है, मगर उसकी अर्निंग वो डायरेक्ट पाइथन से नहीं कर रहे होंगे, उसकी अर्निंग वो किसी और सोर्स से कर रहे हैं। ठीक है, मगर मेन सोर्स को आपको, ताकि लोगों को टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस है,
अगर ये उसी चीज को लाइसेंस कर देंगे तो लोगों को टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस नहीं मिल सकेगी। पाइथन के बारे में किसी को नहीं पता चलेगा कि पाइथन है क्या, अगर इसको लाइसेंस कर देंगे। बहुत सी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि ओरेकल ने, ओरेकल के मतलब बहुत सी लैंग्वेज ऐसी है जिसमें लाइसेंस था, लाइसेंस होने की वजह से वो कोई इस्तेमाल नहीं करता। अब देखें, जावा है इस वक्त ओपन सोर्स है, अराउंड द वर्ल्ड जितनी भी बेस्ट से बेस्ट एप्लीकेशन बनी हुई हैं वो जावा पे बनी है, मगर जिन्होंने जावा पे वो एप्लीकेशन डेवलप करी, अब जिसने डेवलप करी, जैसे कोर बैंकिंग एप्लीकेशन बनाई मैंने, मैंने कोई कोर बैंकिंग एप्लीकेशन बनाई पाइथन के ऊपर, ठीक है। अब मुझे पाइथन का तो वो तो ओपन सोर्स मिल गया, मगर वो जो जो मैं एप्लीकेशन मैंने डेवलप करी है, जो बैंक को बेचूंगा, वो तो मैं पैसों को लूंगा ना, उसकी मैं सपोर्ट, अब उसकी चलाने की जो एप्लीकेशन बनाऊंगा उस पाइथन में, मुझे कोई इशू आएगा तो उसकी कम्युनिटी के लोग बैठे हुए हैं, कम्युनिटी के लोग बैठे हैं, वो क्या करते हैं, जो अर्निंग करते हैं वो सपोर्ट से अर्निंग करते हैं। सपोर्ट, कोई बग आता है, कोई इश्यू आता है, वो उसके पैसे लेते हैं। मेन चीज आपको ओपन लाइसेंस फ्री दे देंगे, मगर उसकी सपोर्ट के पैसे चार्ज करते हैं। ठीक। ठीक है, तो ये चीज़ है, बिजनेस ट्रिक है। आपने बिजनेस को अपना अर्न करना है तो इस तरीके से बिजनेस को बढ़ाने के लिए करना पड़ता है। सही। अच्छा, अब आती है पाइथन की बेसिक एक जो ये सिंटैक्स की बात करते हैं ना, सिंटैक्स पाइथन के अंदर मैं अगर देखूं कि ये दो लाइनें लिखी हुई हैं आपके सामने, पाइथन यूज द इन, याद होगा आपको, देखें हम अगर लेट्स सपोज मैंने इफ हम्म, 5 इज ग्रेटर देन 3 और 5, ये और if, ये दोनों चीजें देखने में तो सेम नजर आई हैं आपको ना, मगर इसमें इशू ये है कि अगर इफ से पहले स्पेस है, ठीक है, और प्रिंट, प्रिंट जो है 5 के नीचे, ठीक है, हम्म, अगर आपने इस तरीके से लिखा है प्रिंट 5 के नीचे है तो ये एरर देगा। प्रिंट जो है इस तरीके से 5 के नीचे, मतलब प्रिंट इफ के नीचे ही आ रहा है, जी। जो लाइन जा रही है ना इफ के नीचे आ रहा है, सेकंड वाला इस पर रॉन्ग दिखा रहा है ये, अगर इस तरीके से देखेगा तो ये एरर देगा। जी। इसको मैं आपको डायरेक्टली कोडिंग पे दिखाता हूँ है क्या चीज़, टोनी, अच्छा मैंने इंस्टॉल किया था। हम्म, ठीक है, अच्छा इस कोड को मैं हीट कर लेता हूँ, ये रहा कोड। देखिए ये कोड मेरा चल गया, अब इसी कोड को मैं करता इस तरीके से हूँ, ये एरर देगा। मेरे साथ में प्रेजेंटेशन ही ओपन है। अच्छा आपको नज़र नहीं आ रहा, अच्छा ओके ओके, अब नज़र आ रहा है, नहीं। जी अब आ रहा है। ओके। देखें ये कोड मैंने लिखा, हम्म, ये एक कोड मैंने ये लिखा, इसको मैंने चलाया, देखें आउटपुट में आ गया मेरे पास यहाँ पर, हम्म, ठीक है, 5 इज ग्रेटर देन, ओके। अब इसी कोड को मैं प्रिंट के साथ लेके आया था, ये चलाऊंगा, ये मुझे एरर देगा, सही। ठीक है। हल्का सा मैंने यहाँ पे स्पेस डाल दिया, ये इसमें एरर देगा, जी। ठीक है। तो हमने सिंटैक्स को अलाइनमेंट प्रॉपर रखनी पड़ेगी, जी। ठीक है, हमारा कोड बिल्कुल अलाइन होना चाहिए तो वो चलेगा पाइथन के लिए। अब ये मेरा कोड सक्सेसफुल चलेगा, जी। ठीक है। अच्छा, आते हैं यहाँ से केस, दूसरा आता है पाइथन जो है केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव ये है कि अगर मैंने कोई वेरिएबल डिफाइन किया, नेम, जैसे आपको आगे बता रहा था, नेम वेरिएबल जो हमने डिफाइन करना है वो हम ऐसे डिफाइन करें कि हमारा सारे स्मॉल होने चाहिए, कहीं कैपिटल और स्मॉल नहीं होना चाहिए, जी। ठीक है। अगर मैंने करे हैं तो फिर मुझे आगे जाके प्रोग्राम में
मसला आएगा। अब देखें पाइथन जो है केस सेंसिटिव है। अगर ये मैंने नेम, ये देखें एन बड़ा है इसका, हम्म, इज इक्वल्स टू अली, और एक मैंने लिखा है नेम। अगर देखा जाए इंग्लिश में दोनों एक ही चीज़ है, मगर पाइथन जो है इन दोनों को अलग समझेगा। ठीक। ठीक है, एक का एन बड़ा है, एक में दोनों छोटा है। जी। तो हमने कोडिंग जो है पाइथन की इसी वजह से हमने प्रोग्रामिंग कोडिंग का करें तो हम सब के सब नाम जो है स्मॉल लेके चलें। देखें ठीक। सपोर्ट करता है वो, ये नहीं है कि सपोर्ट नहीं करता। आप कैपिटल करना चाहें, ऐसा रखना चाहें आप, फिर आपके ऊपर मर्जी के ऊपर है। जी। ठीक है, ताकि ये आपके ऊपर मर्जी का, मगर ये है कि बेस्ट प्रैक्टिस, कुछ चीज़ें बेस्ट प्रैक्टिस में काउंट होती हैं। जी। बेस्ट प्रैक्टिस में आता है कि आपने स्मॉल में लेके चलें, ठीक। तो वो केस सेंसिटिव है। ठीक। अच्छा, दूसरा ये आता है कि अगर हमने कोई कोडिंग को कमेंट करना है तो इसमें हैश लगा के हम कोडिंग में कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम जो HTML इस्तेमाल कर रहे थे, हम्म, तो HTML के अंदर कमेंट को इस्तेमाल करने लेस देन लगाते थे और मार्क एक्सक्लेमेशन जी। लगाते थे। उसमें कमेंट करने का एक अलग मेथड था। सही। मगर पाइथन में कमेंट को यूज़ हैश। करने के लिए हम हैश लगाएंगे। ठीक। ठीक है, ठीक। तो ये चीज़ें हमने प्रोग्रामिंग के अंदर आगे इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज़ें का हमने थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा कि हमने ये चीज़ें बेहतर लेके करें, ताकि हमारा प्रोग्राम जो है हम एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकें। सही। ठीक है, जी। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं। ठीक। तो नेक्स्ट क्लास का मैं आपको शेड्यूल बता जी। दूंगा, सही। तो फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। ठीक। ठीक है, थैंक अस्सलाम यू। वालेकुम।